13 अप्रैल 2026 को हिंदी की परीक्षा देने वाले वे सभी छात्र भगवान श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए, अगर आपने ये विकल्प चुना है तो हम 1 अंक के अधिकारी बनते हैं कि कठिनाइयाँ किस प्रकार से विपरीत स्वभाव के लोगों को एक स्थान पर एकत्र कर देते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो आदमी खड़ा नहीं रह सकता। ये मशीन का मस्तिष्क है जो मनुष्य की बुद्धि की तरह काम करता है। आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम 13 अप्रैल 2026 को हिंदी की परीक्षा देने वाले वे सभी छात्र जिन्होंने हिंदी का एग्ज़ाम दिया है और जिसका कोड 71SS301 से D1, इसे आधार बनाकर आज हम उस पूरे प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे और अपने कार्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे। ये वो सामान्य निर्देश हैं जिनका पालन करते हुए आपने अपना प्रश्न पत्र हल किया होगा। अब सीधे हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 से 20 जो MCQ प्रश्न थे, उनके सही विकल्प क्या रहे होंगे। प्रश्न नंबर 1, भरत का भातृ प्रेम पाठ से कोदों के पौधों में शालिधान के बाले कैसे आएंगी का सही विकल्प होगा घ, जैसा बीज होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न का सही विकल्प होगा घ। प्रश्न नंबर 3, मीरा द्वारा रचित पद में माई से किसे संबोधित किया होगा, सही विकल्प होगा आपका घ, सखी को। चौथा प्रश्न, बिहारी रचित दोहे में गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प होगा घ, भगवान श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए। प्रश्न नंबर 5, पद्माकर रचित पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं, तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक शुद्ध उत्तर होगा ग, यानी कवित्व। अगणित उन्मादों के क्षण, पंक्ति में उन्मादों के क्षण से अभिप्राय होगा, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक शुद्ध उत्तर होगा आपका घ, यानी स्मृतियों के क्षण। प्रश्न नंबर 7, भेड़िया कविता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके उचित विकल्प का चयन कीजिए, तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक शुद्ध उत्तर होगा घ, कथन व कारण दोनों सही हैं। अगर आपने ये विकल्प चुना है तो हम 1 अंक के अधिकारी बनते हैं। अब बात करते प्रश्न नंबर 8, संयुक्त परिवार कविता के कवि के पश्चात का कारण क्या है, तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक शुद्ध उत्तर होगा अतिथि को मिले बिना लौट जाना। प्रश्न नंबर 9, चीफ की दावत कहानी में तरक्की यूं ही हो जाएगी कथन द्वारा शामनाथ कहना चाहता है कि तरक्की के लिए, तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक निकटतम शुद्ध उत्तर होगा बड़े साहब को खुश रखना। प्रश्न नंबर 10, चीफ की दावत कहानी में शामनाथ और उसकी पत्नी चिंतित थे किस बात से, तो जो विकल्प दिए गए हैं उनमें सर्वाधिक उपयुक्त होगा माँ के व्यवहार और पहनावे को लेकर। प्रश्न नंबर 11, चीफ की दावत कहानी में प्रयुक्त हुई है, तो जो विकल्प दिए हैं इन 4 विकल्प में आपका सर्वाधिक शुद्ध उत्तर होगा घ, नगरीय बोलचाल की भाषा, क्योंकि जब हमने पूरी कहानी को पढ़ा तो उसमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है वो नगरों में दैनिक व्यवहार में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है उसी प्रकार की भाषा हम कहानी में भी देखते हैं, तो निकटतम उत्तर होगा नगरीय बोलचाल की भाषा। प्रश्न नंबर 12, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण या संबोधन साहित्य के वृद्धों के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, तो दिए गए विकल्प में घ, यानी कि कला वृद्ध, ये सर्वाधिक शुद्ध उत्तर माना जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ में क्यों वृद्धों के झंडे लगाए गए, तो दिए गए विकल्प में होगा आपका चौराहे पर। प्रश्न नंबर 14, साहित्य के वृवद्ध भोजन से अधिक मात्रा में और जो स्थान खाली है वहाँ पर हमें उपयुक्त उत्तर फिल करना था, तो जो 4 विकल्प हमें दिए हैं इसमें सर्वाधिक शुद्ध उत्तर होगा क, पाचन का चूर्ण। प्रश्न नंबर 15,
सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के अनुसार मातृशक्ति को चंडी, वसला, अंबा के नाम से जाना जाता है। और जो 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में सर्वाधिक शुद्ध उत्तर होगा घ, दिव्य, रक्षक, उद्धारक रूप में होने के कारण। प्रश्न नंबर 16, सुभद्रा कुमारी चौहान काव्य गोष्ठियों में क्यों शामिल होती थी? सही विकल्प होगा ग, कविता लेखन में रुचि होने के कारण। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17, कुटज वैरागी है। तो जो 4 विकल्प दिए हैं, इसके आधार पर हमें सही उत्तर चुनना था। तो इन चारों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा ग, भरी गर्मी में भी हरा भरा रहने के कारण, यानी कि विषम स्थितियों में भी जूझते रहने की प्रवृत्ति के कारण यही सर्वाधिक उत्तर माना जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, कुटज पाठ के आधार पर कालिदास ने अपने किस ग्रंथ में कुटज की चर्चा की है? तो जो 4 ग्रंथों के नाम दिए हैं, इनमें 4 नामों में घ यानी मेघदूत ये सर्वाधिक शुद्ध उत्तर के अंतर्गत आता है। अतएव अगर आपने ये विकल्प चुना होगा तो निश्चित मानकर चलिए आप 1 अंक के अधिकारी बन जाते हैं और आपकी अंक तालिका में 1 अंक और जुड़ जाता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कार्यालय पत्राचार का प्रकार नहीं है। तो जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से औपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र है जो कार्यालय पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर हम घ विकल्प चुनते हैं तो हमारा ये उत्तर सही होगा और हम 1 अंक में और अभिवृद्धि कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 20, तूने आज घर नहीं जाना कथन सामान्य हिंदी के किस रूप का उदाहरण है? तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से भाषा बोली जाती है। तो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है तो वो है, अगर उसका इम्पैक्ट देखें, उसका प्रभाव देखें तो बम्बईया हिंदी जैसी लगती है। अतएव दिए गए विकल्पों में क सर्वाधिक निकटतम शुद्ध उत्तर के अंतर्गत आता है। अतएव अगर हम क विकल्प चुनते हैं तो हम संभवतः शुद्ध उत्तर के निकट हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। आपको 3 प्रश्नों के सही गलत उत्तर देने थे। तो अंग्रेजी मिश्रित हिंदी एंग्लो हिंदी कहलाती है, सही बात है। नारद मुनि इस धरती के पहले पत्रकार संवाददाता थे। तो आपने देखा कि नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते थे और एक संदेश को दूसरे स्थान पर, इस कारण से ये कथन भी सही माना जाना चाहिए। फेसबुक वीडियो में शेयरिंग करने का प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है। तो ये वीडियो का नहीं है, मैसेज का है। अतएव इससे हम सही उत्तर नहीं मान सकते, अर्थात हम गलत विकल्प चुनते हैं तो ये हमारा सही उत्तर होगा। यानी गलत लिखेंगे और सही आएंगे, अर्थात गलत लिखकर 1 अंक प्राप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखने थे आपको। प्रश्न था आपका, अपनी पाठ्य सामग्री में से व्यंग्य शैली में लिखे गए पाठ का नाम। तो एक नहीं बल्कि 2 पाठ आपके हैं। रीढ़ की हड्डी, जिसमें भी एक सामाजिक व्यंग्य है। दूसरा पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ, जिसके लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं और हरिशंकर प्रसाई अपने व्यंग्य लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर इन दोनों में से याद एक भी अगर आपने लिखा तो आपका उत्तर सही श्रेणी में माना जाएगा। अंडमान डायरी पाठ के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 भाई विशेषताएं। तो 2 भाई विशेषताओं में एक सरलता और एक देशभक्ति की भावना लिख सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने वे महादेवी के संपर्क में आकर उनका व्यवहार जिस प्रकार से रहा, उन व्यवहार के आधार पर 2 बातें हम नोटिस कर सकते हैं, उनकी सरलता और देशभक्ति। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर देने वाले विकल्प का आपको चुनना है। तो आपने देखा दिनकर जी की काव्यांश दिया गया था। इस काव्यांश को पढ़कर आपको 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना था। पहला प्रश्न, कवि देशवासियों में कौन सा भाव जगाना चाहते हैं? तो दिए गए विकल्प में वीरता का जो विकल्प आपने चुना है आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 2, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो का आशय है। तो जो 4 विकल्प हमारे सामने हैं,
काव्य के अनुसार या काव्य के भावार्थ के अनुसार सबसे निकटतम और शुद्ध उत्तर की श्रेणी में आता है ग, आलस्य का त्याग कर साहस के साथ आगे बढ़ना। विजय की सदस्य जियोरे पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अगर हम इसके लक्षण लगाकर देखें तो काव्य में उपमा अलंकार ज़्यादा प्रभावी नजर आ रहा है, तो घ विकल्प ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, काव्यांश में प्रयुक्त शिलाएं प्रतिकारी हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें, मार्ग की बाधाओं की, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों की, परंपराओं रीति रिवाजों की। इन 4 विकल्पों में से ख मार्ग की बाधाओं में सर्वाधिक सही अर्थात शुद्ध उत्तर की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, चट्टानों की छाती से दूर निकालने का आशय होगा, अर्थात जो 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में कविता के भावार्थ को समर्थन करने वाले अगर कोई भाव है तो वो होगा आपका ग, कठिन परिस्थितियों में लक्ष्य प्राप्त करो। ये मैसेज आता है इस कविता से, अतएव यही विकल्प निकटतम और शुद्धतम उत्तर के रूप में स्वीकार्य होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना था आपको। तो अगर इसको हम अवलोकन करें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इन सारी स्थितियों में घ का जो विकल्प है वो सर्वाधिक शुद्ध उत्तर की श्रेणी में होगा। प्रश्न नंबर 7, काव्यांश में किसके समान जीवन यापन करने की बात कही है? तो जो 4 विकल्प हमारे साथ में हैं तो इनमें घ विकल्प विजय, इससे हमें सही विकल्प के रूप में चुनना चाहिए था। संभवतः आपने ऐसा ही किया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24, नीचे लिखे गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखना था। 1-1 नंबर के 7 प्रश्न थे ये। आपने पहले गद्यांश को पढ़ा होगा और गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे जो ये प्रश्न दिए हैं MCQ बेस पर, गद्यांश के पाठ का नाम हो तो ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ से लिया गया है। गद्यांश के रचयिता हैं स्वाभाविक के महादेवी वर्मा। परंपरा का अर्थ है रीति, ट्रेडिशनल। विरुद्ध शब्द का अर्थ होगा विपरीत, अपोजिट। उन्होंने शब्द का प्रयोग गद्यांश में किसके लिए हुआ? महादेवी वर्मा के लिए, भक्तिन के लिए, सुभद्रा के लिए, हरिजन महिलाओं के लिए। तो इनमें से जो 3 विकल्प हैं वो हमारे पाठ के अनुकूल भी नहीं है और समर्थन करने वाले भी नहीं हैं। तो इनमें अगर कोई विकल्प है तो ग, सुभद्रा कुमारी चौहान, क्योंकि महादेव जी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में ही बात कर रही थी। सुभद्रा कुमारी चौहान विवाह के लिए वर में क्या आवश्यक मानती थी? तो जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से सर्वाधिक शुद्ध और सही उत्तर होगा योग्यता। प्रश्न नंबर 7, गद्यांश के संदर्भ में सुभद्रा कुमारी चौहान की किन विशेषताओं का पता चलता है? तो जो विशेषता दी गई हैं, अगर इन विशेषताओं को ध्यान से देखें और पूरे पाठ पर नज़र डालते हैं, को याद करें, तो हम पाएंगे कि जो आपका ख विकल्प है यानी तीसरा और चौथा, ये विकल्प ज़्यादा शुद्ध और सही विकल्प के रूप में माना जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि आपकी अंक तालिका में 1 अंक अवश्य और जुड़ जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25, व्याकरण संबंधी ये प्रश्न थे। भाववाचक संख्या में कन्वर्ट करना था। शिशु का शिव, शिशु। हरा का हरियाली। विलोम शब्द की बात करें, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, आदर्श का अनादर्श। उपसर्ग प्रत्येक अलग करने थे। विचित्र में से भी उपसर्ग, चित्रमूल शब्द। इसी प्रकार से लेखनी में ई हटाने पर यानी कि पीछे ई प्रत्यय लगता है तो लेख प्लस नी। अगला, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। बहन सुभद्रा का चित्र बनाना कुछ सहज नहीं है। वैसे तो विधानवाचक है, लेकिन नई शब्द आने से ये जो
संकेत दे रहा है, ये निषेध वाचक वाक्य होना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पुनः लिखना था। तो आपको इस वाक्य में क्योंकि कथन है तो इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया और फिर बीच में दो वाक्यों के बीच में हमने कोमा लगा दिए। अब बात करते हैं वाक्य शुद्ध कीजिए। ये व्याकरण की दृष्टि से में एरर्स है, उसको एरर्स को दूर करके आपको पुनः लिखना था। ध्यान पूर्वक पढ़ लें पाठ के इस अंश को। अब इसके शुद्ध रूप में लिखना था तो पाठ के इस पहले अंश को ध्यान पूर्वक पढ़ लें, ये ज़्यादा शुद्ध होगा व्याकरण दृष्टि से। पर्यायवाची दरख्त यानी पेड़ और इसके दो आपने अतिरिक्त लिख देंगे वृक्ष और तरु, और एक अंक का काम आपका बन जाता है। संधि उमेश उमाधन ईश, निराभिमानी निर्धन अभिमानी, दीर्घ संधि हो गई। ईंट का जवाब पत्थर से देने मुहावरे का उत्तर, तो आपने अपने तरीके से लिखा होगा। ये एक उदाहरण हो सकता है, उसने अपमान का बदला लेने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद लिखिए। आपको वाक्य दिया, सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास की खड़ाऊ वहीं रखी हुई है। इस वाक्य को देखें तो ये आपके 8 जो भेद हैं वाक्य के, उसमें ये विधान वाचक की ओर संकेत करता है। अतएव निकटतम उत्तर शुद्ध उत्तर विधान वाचक ही होगा। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो दो विकल्प आपको दिए थे। पहले में बिहारी के 2 दोहे दिए गए हैं। इन दोनों दोहों के भावार्थ को आपने प्रसंग लिखा होगा, संदर्भ लिखा होगा, प्रसंग लिखा होगा, व्याख्या लिखी होगी, विशेष लिखा होगा। और व्याख्या करते समय आपने ये बतलाया होगा कि किस प्रकार से गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए उनकी बांसुरी छुपा देती हैं। दूसरे दोहे में कि कठिनाइयाँ किस प्रकार से विपरीत स्वभाव के लोगों को एक स्थान पर एकत्र कर देते हैं। इन भावों को लेकर आपने 7-8 पंक्तियों में अपने भावों को व्यक्त किया होगा, बन जाती है आपकी व्याख्या। अगर आपने दूसरा विकल्प चुना हो तो दूसरा विकल्प दुष्यंत कुमार की गज़ल से लिया गया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इसमें आपने समर्थन किया होगा कि कवि का उद्देश्य कोई प्रोपेगेंडा तैयार करना नहीं, सिर्फ एक सामाजिक बदलाव, एक परिवर्तन होना चाहिए, वो किसी के भी द्वारा हो। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अर्थात ये परिवर्तन का श्रेय मुझे मिले आवश्यक नहीं, ये परिवर्तन किसी के भी द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि नाम के लिए नहीं, समाज के लिए ये काम हम में से किसी को भी करना पड़ेगा, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 50-60 शब्दों में देने हैं। 3-3 नंबर के प्रश्न थे। पद्माकर रचित छंद के आधार पर फाग के दृश्य का वर्णन करना है। तो सभी छात्र अपने अपने तरीके से किया होगा, लेकिन जो आधार होना चाहिए था इसका, यानी अपेक्षित उत्तर है, उसमें आपको ये बतलाना है कि चारों ओर रंग बिखरे हुए हैं, अबीर गुलाल की बौछार हो रही है, हंसी ठिठोली हो रही, उत्साहपूर्ण वातावरण है, ढोलक मजीरे फाग गीतों की ध्वनि फैली हुई है, गोपी गोपिकाएं पुरुषों का जो सामूहिक उत्सव हो रहा है, कृष्ण लीला के इस दृश्य को आपको शब्दों में पिरोकर लिखना था। संभवतः आपने इन भावों की अभिव्यक्ति करके अपने उत्तर को पूर्ण किया होगा 5 से 6 पंक्तियों में। इसका दूसरा प्रश्न, नरेश सक्सेना द्वारा रचित नक्शे के आधार पर नक्शे की शक्ति का वर्णन कीजिए। तो काव्य का जो मूल भाव है उसके अनुसार नक्शे वास्तविकता को संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं। नक्शे में हर चीज अपना आकार बदल लेती है, अर्थात वो छोटी हो जाती है। वास्तविक स्थिति का आंशिक ही चित्रण हो पाता है। दृष्टिकोण व नियंत्रण का साधन सावधानी ये रखनी है कि नक्शे को पूर्ण सत्य मानना उचित नहीं है, अर्थात वह सत्य का एक अंश हो सकता है, लेकिन वह अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति करनी थी आपको अपने प्रश्न के इस उत्तर में। प्रश्न नंबर 28।
निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये एक काव्यांश आपको दिया गया था और नीचे आपसे एक एक अंक के ये 5 प्रश्न पूछे गए थे। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? तो काव्य भावार्थ के अनुसार सर्वाधिक निकटतम जो हमारी अभिव्यक्ति हो सकती है शोषक लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि गीत क्यों गाना चाहता है? कवि अपनी वेदना को व्यक्त करने के लिए गीत गाना चाहता है। कवि को काल के आने की प्रतीति क्यों हो रही है? क्योंकि जिस प्रकार से समाज में अंधकार बढ़ रहा है, इस कारण से कवि को काल के आने की प्रतीति हो रही है। काव्य के अनुसार प्रगति की लो बुझने से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ मानवता का संकट में होना या मानवता का नष्ट होना, इसका सही उत्तर हो सकता है। जल उठ फिर सींचने को, इस पंक्ति के माध्यम से कवि मनुष्य को क्या संदेश देना चाहता है? तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि पुनर्जागरूक होकर समाज सुधार की प्रेरणा देना चाहता है। इन भावों की अभिव्यंजना करनी थी आपको इन 5 प्रश्नों में अपने उत्तर के माध्यम से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो 2 गद्यांश आपको दिए गए थे और ये गद्य भाग से हैं। मैंने होंठ भींचकर से लेकर 2 साथी हो गए। अगर आप इस गद्यांश को पंक्तिबद्ध पढ़ेंगे तो आपको स्मरण होगा कि ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ से लिया गया है और जिसमें महादेवी ने सुभद्रा कुमारी चौहान की सहृदयता और करुणा को व्यक्त किया है। इन पंक्तियों के आधार पर आपको अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के रूप में बिंदु देते हुए इस कार्य को पूरा किया होगा। जिन छात्रों ने पहला विकल्प नहीं चुना होगा उनके लिए दूसरा विकल्प था। ये जो ठिगने से लेकिन से लेकर भोग्य लाते हैं। अगर इस पूरे गद्यांश को पढ़ा जाए तो हमें स्मरण होगा कि ये कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जो हमारा पाठ है उससे लिया गया एक अंश है और इस अंश में लेखक ने कुटज की विषम स्थितियों में भी दृढ़ता के साथ जूझने की प्रवृत्ति का वर्णन किया है और पंक्तियों के आधार पर आपने इसे विस्तार से अगर लिखा होगा तो निश्चित मानिए इन पंक्तियों को आपने अपने शब्दों का रूप देकर विस्तारित किया होगा तो आप एक अच्छी व्याख्या लिखकर आप अपने वे अध्यापक जो आपकी अंक तालिका आपकी उत्तर पुस्तिका चेक कर रहे होंगे वह आपसे प्रभावित होंगे और अपने कलम से अधिकतम अंक देने का वे प्रयास करेंगे अगर इसी भाव का हमने अपने उत्तर में समर्थन किया है तो। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं। चेप की दावत के समय घर पर फालतू सामान अलमारियों के पीछे क्यों छुपा दिया गया और इससे किस मानसिकता का पता चलता है? तो घर का फालतू सामान छुपाना ये हमारे मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास की मानसिकता को उद्घाटित करता है। इस मानसिकता कि हम प्राय अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की प्रवृत्ति रखते हैं और अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करते हैं और सामान छुपाना एक प्रकार अपनी कमजोरियों को छुपाने का संकेत देता है। इस प्रकार के विचारों की आपको अभिव्यक्ति करनी थी अपने इस प्रश्न के उत्तर में। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ के आधार पर तरुणों के किन किन विशेषताओं का? तो जो युवा होते हैं वो ऊर्जा और उत्साह से भरे होते हैं। परिवर्तन व नवाचार के प्रति उनमें एक आकर्षण होता है। आत्म केंद्रित होते हैं, संतुष्टता की भावना उनमें होती है। जो परंपराएं सड़ गई हैं, गल गई हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने की ताकत उनमें होती है। वह रूढ़िगत नहीं होते बल्कि आधुनिकता को भी वे स्वीकार करते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं। तो इस विशेषता को बताते हुए आपने अपना उत्तर लिखा होगा। ग रीढ़ की हड्डी एकांकी की कथा वस्तु की समीक्षा कीजिए। तो
अगर पूरी एकांकी को हम स्मरण करें, उसकी कथा वस्तु को, तो जो मुख्य बात लेकर कर आती है वो ये कि मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को उसमें चित्रित किया गया है। विवाह संस्था में दहेज व बाहरी दिखावे की आलोचना की गई है। नायिका का स्वाभिमान और उसका प्रगतिशील दृष्टिकोण लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने उनके व्यक्तित्व के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। लड़की पक्ष की असहायता और सामाजिक दबाव का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हम एकांकी में देख सकते हैं। व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने हमारी सामाजिक बुराइयों पर भी प्रहार किया है। पूरी एकांकी से जो संदेश आता है कि हमारी बालिकाएं भी, उन्हें भी स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, और ये एकांकी स्वाभिमान व नैतिकता ही वास्तविक रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो आदमी खड़ा नहीं रह सकता। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ रेस्पेक्ट अर्थात स्वाभिमान ना हो तो उसका व्यक्तित्व भी ज़्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। इस मानसिकता को कहाँ एकांकीकार ने एकांकी के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर अगर आपने 6-7 लाइन अगर लिखी हैं तो निश्चित मानिएगा कि वे परीक्षक जो आपकी उत्तर पुस्तिका चेक कर रहे हैं निश्चित रूप से आपसे प्रभावित होंगे और वो अपनी कलम से अधिक अंक देने का वे प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो ये पूरा गद्यांश आपने समय लेकर पढ़ा होगा, और जब आपने पूरे गद्यांश पढ़ लिया होगा तो नीचे ये 5 प्रश्न पूछे गए थे। संयुक्त और एकल परिवार में क्या अंतर है? तो गद्यांश में वर्णित जो विषय वस्तु है उसके अनुसार संयुक्त परिवार में सभी साथ रहते हैं और एकल में वे अलग हो रहते हैं, अपने माता पिता या परिजन से अलग रहते हैं। संयुक्त परिवार बचपन से लेकर बुढ़ापा सभी आनंद में कैसे बीतते हैं? सहयोग संस्कार से जीवन सुखमय हो जाता है, क्योंकि परिवार में वो अकेले नहीं होते, मिलकर वे खुशियाँ मनाते हैं और मुसीबत आने पर मिलकर लड़ते हैं। तो खुशियाँ बांटने से खुशियाँ दुगनी होती हैं और दुख बांटने से दुख आधे रह जाते हैं। ये फार्मूला यहाँ पर नज़र आ रहा है। अतएव एक छोटी पंक्ति के रूप में, एक वाक्य के रूप में, सहयोग व संस्कार से जीवन सुखमय होता है, इस प्रकार का भाव आपने अपनी पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया होगा। संयुक्त परिवार के विघटन के क्या कारण हैं? तो दिए गए गद्यांश के आधार पर आधुनिकता और स्वार्थवृत्ति ये इसके कारण हैं। संयुक्त परिवार के विघटन के दुष्परिणाम क्या सामने आ रहे हैं? तो आज देखें, आदमी अपनों के साथ होकर भी अकेला रह गया है और वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगा है। इन भावों की अभिव्यक्ति आपको इस प्रश्न के उत्तर में देनी थी। दोनों पीढ़ियों के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित हो सकता है, यानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच? तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन अर्थात संवाद हो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। हमारे बड़े ये ना समझे कि हम ही सही हैं, नई पीढ़ी गलत है, और नई पीढ़ी भी ये ना समझे कि हम सही, हमारी पुरानी पीढ़ी गलत है। ये थोड़ा थोड़ा जो गलत है इसे रिमूव कर दें तो दोनों पीढ़ियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो सकेगा। इस प्रकार के भाव आपको इस पंक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना था। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो आपको 5 से 6 लाइनों में था 50-60 शब्दों में लिखने थे, और ये लेखन शैली से संबंधित होगा। प्रारूपण से क्या अभिप्राय है इसका अर्थ बतलाना था। तो प्रारूपण जो लेखन की एक योजना का एक पार्ट है, इसकी विशेषता है स्पष्टता और क्रमबद्धता से लिखा गया लेख प्रारूपण कहलाता है। और इसकी विशेषता और आशय बतलाते हुए आपने अगर 3-4 पंक्तियों में इसका स्पष्ट कर दिया होगा तो निश्चित मानिए ये भी आपको अंक दिलाने में सहायक होगा। दूसरा था आपका पत्र। आपके ज़िले में विद्युत विभाग के कुछ नवयुवकों की आवश्यकता है जो घर घर जाकर बिजली का बिल बांट सके, रीडिंग ले सके। तो अपनी शैक्षणिक योग्यता, रुचि आदि का विवरण देते हुए एक जो निर्धारित प्रारूप है उस प्रारूप में आपने ये पत्र लिख दिया होगा। अगर आपने
विषय वस्तु को विस्तार करते हुए निश्चित प्रारूप में लिखा है तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि यहाँ से भी अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने थे, अर्थात 5 से 6 पंक्ति में, और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का था। प्रयुक्ति की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो आपको अपने इस उत्तर के समर्थन में भाषा का व्यवहारिक प्रयोग, इसके बारे में बतलाना था। परिस्थिति, उद्देश्य, संदर्भ के अनुसार भाषा का किस प्रकार से उपयोग होता है, इसका वर्णन करना है। श्रोता पाठक के अनुसार शैली व शब्द सीमा का चयन कैसे किया जाना चाहिए। संप्रेषण को प्रभावी बनाने के साधन क्या क्या हैं। बोलचाल, लेखन, मीडिया आदि में ये प्रयोग होता है। इन सब का समावेश करते हुए आपको 5-6 पंक्तियों में अपना ये उत्तर प्रस्तुत करना था। संभवतः आपने ऐसा किया भी होगा, और हमने अगर ऐसा किया है तो निश्चित मानिएगा कि 3 अंक पाने के आप अधिकारी बनते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न था, विज्ञापन के विभिन्न रूपों का परिचय दिखिए और एक दूसरे पर ये कैसे पूरक हैं ये बतलाना था। तो पहले तो आपको विज्ञापन के रूप कौन कौन से हैं। तो मुद्रित माध्यम यानी कि जो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, पत्र पत्रिकाएं। अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात करें तो वो टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है। डिजिटल विज्ञापन की बात करें तो आजकल जो ये सोशल मीडिया और वेबसाइट चल रही हैं। बाह्य विज्ञापन की बात करें तो सड़कों के किनारे लगे हुए होर्डिंग, पोस्टर, बैनर हो सकते हैं। तो ये तो हो गए विज्ञापन के रूप। फिर इसके बाद आपको ये बतलाना था कि ये दोनों एक प्रकार से ये एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। तो सभी माध्यम अलग अलग दर्शक तक पहुँचते हैं। एक माध्यम संदेश देता है, दूसरा उसे मजबूत करता है। व्यापक प्रचार, बार बार पुनरावृत्ति संभव हो पाती है और ये मैसेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। ब्रांड की पहचान बनती है, विश्वास बढ़ता है उस वस्तु के प्रति। संयुक्त रूप से अधिक प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित होता है। इस प्रकार के तर्क से आपको ये उत्तर पुष्ट करना था और संभवतः आपने अपनी जानकारी के अनुसार ऐसा किया भी होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34, यानी कि आपके प्रश्न पत्र का ये अंतिम प्रश्न था। मुद्रित माध्यम की 2 खूबियाँ और 2 खामियाँ बतानी थी। तो आपको जानकारी होगी कि जो समाचार पत्र होते हैं या पत्र पत्रिका, इसके जो लेख होते हैं वो स्थानीय होते हैं, स्थायी होते हैं और जिनको सहेज कर रखा जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरा, ये विश्वसनीय होते हैं और जानकारी भी विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जाती है। अगर खामियों की बात करें तो ये तुरंत इससे अपडेट नहीं किया जा सकता। उत्पादन प्रकाशन की लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये 2 कमियां आप इसके बारे में बताकर और 2 खूबियां बताकर इस उत्तर को पुष्ट कर सकते थे और संभवतः आपने अपनी जानकारी के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार ऐसा किया भी होगा। अगर आज हमने जो संभावित आसपास के उत्तर पर जो नज़र डाली है और उसको केंद्र में रखकर अगर हमने इसके आसपास भी अगर हमने अपना उत्तर प्रस्तुत किया है तो निश्चित हो जाइएगा आप अच्छे अंक पाकर सम्मानजनक अंकों से उत्तीर्ण भी होंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आप इस परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सिर्फ सफल ही ना हो बल्कि हिंदी में भी सम्मानजनक अंक प्राप्त कर सम्मान अथवा गौरव का अनुभव कर सकेंगे। एक प्रश्न और रह जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI जो आजकल बहुत चल रहा है, सुना भी होगा आपने। AI क्या है? ये मशीन कह सकते हैं, यानी कि मानव मस्तिष्क नहीं बल्कि ये मशीन का मस्तिष्क है जो मनुष्य की बुद्धि की तरह काम करता है। मशीनों द्वारा मानव जैसी बुद्धिमत्ता का विकास इस संरचना के अंतर्गत किया गया है। यह सीखने, सोचने व निर्णय लेने की क्षमता रखता है। यानी आप जो भी इसको कमांड देते हैं ये उस कार्य को
उसी कुशलता के साथ कर सकता है जिस प्रकार से कोई मनुष्य। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, तो आज आप देखते हैं चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा, वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में ये काम करता है। इसके अलावा ये मेडिकल साइंस में भी रोग को पहचानना या उसका विश्लेषण करना, और आजकल आपने सुना होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार भी एआई के द्वारा संचालित होंगी। इसका उपयोग सुरक्षा और निगरानी में भी किया जा सकता है। तो इसका अभी और आगे बढ़ना या इसका विकास अभी और भी संभव है। तो एआई के बारे में अगर इस प्रकार की सूचनाएं से आप परिचित थे और इस प्रकार से आपने अपने विचारों को, अपनी जानकारी को लिखा होगा, तो ये भी आपका उत्तर बन जाता है और आपके द्वारा व्यक्त की गई जानकारी ये उत्तर के रूप में सामने आकर आपको अंक दिलाने में सहायक हो सकती है। संभवतः आज की ये जानकारी आपको विश्वास दिलाएंगे कि मैं परीक्षा में अच्छा करके आया हूँ और मुझे परिणाम भी अच्छा होगा। शुभ कामनाएं अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।